अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के हवाले से। व्यूवर्स, ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है। जिस तरह चैप्टर 11 की एक बड़ी सी वीडियो बनी थी, इंशाल्लाह इस तरह इसी चैप्टर 16 की भी उम्मीद है कि थोड़ी बड़ी वीडियो बने। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, इसमें काफ़ी सारी इंशाल्लाह मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ बगैर ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। व्यूअर्स, इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, और इसके अंदर हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस पैराग्राफ पर आते हैं। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है बड़ा सा लेंदी सा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक पैरा बड़ा सा, ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लें, अगर एक नज़र देख लें ऑब्जेक्टिव के हवाले से, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी ऑब्जेक्टिव में अगर इसमें से कुछ पूछा जाए तो। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ 16.3 की तरफ, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स जो है ये आपके लिए सब्जेक्टिव के हवाले से और ऑब्जेक्टिव बोथ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर मौजूद है इंसुलेटर की, और कंडक्टर की भी यहीं पर मौजूद है। व्यूअर्स, इंसुलेटर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर सकते हों, जैसे वुड, प्लास्टिक, रबर एट्सेट्रा, और कंडक्टर्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हों, यानी मटेरियल्स लाइक कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। ठीक, या फिर इसी कैटेगरी के डिफरेंट चीज़ें। तो ये उन चीज़ों को कहते हैं जो कंडक्टर्स, उन चीज़ों को कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को आपके कंडक्ट कर सकें। फिर कूलम्स लॉ पर आ जाएं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से आपको इसके बारे में लिखना होगा, इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी होगी कि दरअसल इसकी स्टेटमेंट है क्या। स्टूडेंट्स कूलम्स लॉ को छोड़ देते हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज़ इसको मत छोड़िए। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल कूलम्स लॉ की आपके पास क्या बनेगी स्टेटमेंट, आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसकी स्टेटमेंट ये बनेगी कि like charges repel each other and unlike charges attract each other with a force which is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। सिंपल आप ये लिख सकते हैं, और आप चाहें तो साथ में ये इसकी डेरिवेशन टाइप जो चीज़ यहाँ पर मौजूद है ये भी आप इसकी लिख सकते हैं। फिर आप चाहें तो कुछ बैकग्राउंड भी यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में बता सकते हैं कि चार्ज का क्या यूनिट होता है, इसके बारे में मज़ीद डिटेल के अंदर यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पर बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए सब्जेक्टिव के हवाले से थोड़ा बहुत है और ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी है, और आप चाहें तो उसको यहाँ से यहाँ तक पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसकी यहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं कि ये क्या है। ठीक, फिर बढ़ें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की तरफ। ये एक प्रोसीजर है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, और इसकी डायग्राम आप चाहें तो साथ लाजमी बना लें, क्योंकि ये डायग्राम से ही आपको स्पेसिफाई होगा। ये आसान है, सिंपल है, इसको आप चाहें यहाँ से देखकर पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसका कुछ बैकग्राउंड देता हूँ। अ पीस ऑफ पेपर व्हेन ब्रॉट नियर अ चार्ज्ड बॉडी इट इज़ अट्रैक्टेड बाय इट। द अट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रल बॉडी बाय अ चार्ज्ड बॉडी कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फर्स्ट, two metal spheres A and B fitted with wooden stands are placed together so that they touch one another and thus form in effect a single conductor as shown। ये देखिए यहाँ पर 16.3a में गिवन है कि दो मेटल कंडक्टर्स वुडन स्टैंड के साथ यहाँ पर रखे गए हैं एक साथ, इंसुलेटेड एंड चार्ज कंडक्टर्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक, अ नेगेटिवली चार्ज ebonite rod is now brought near the sphere A such that it does not touch the sphere A। As a result, positive charge induced on sphere A एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द स्फीयर बी एज शोन इन 16.3b। ये देखिए यहाँ पर ebonite रॉड और पॉलीथीन रॉड चार्ज पार्टिकल के साथ यहाँ पर लाई गई है, और ये देखा गया है कि पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं वो सारे ए वाले स्फीयर के अंदर चले गए हैं, और नेगेटिव जो है वो सारे बी वाले स्फीयर की तरफ चले गए हैं। तो ये सिंपल आप ओन वर्डिंग के अंदर भी डायग्राम के साथ बनाकर लिख सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स इसको फर्दर मोर आप पढ़ सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, तो आप इसको डीप में देखकर लिख सकते हैं। फिर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है ये भी आप लिख सकते हैं, इसकी वर्क कंस्ट्रक्शन लिख दें, फिर इसकी वर्किंग लिख दें, और साथ में इसकी डायग्राम बना दें। तो आपकी कुल मिलाकर 3 मेन हेडिंग्स हो गई, और इस तरह से ये होगा कि आपका ये जो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा पेपर के अंदर तो आप इसका आराम से आंसर दे सकेंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर आ जाएँ आप, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है,
और आप चाहें तो उसके बारे में यहाँ से जान सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। और ये आपके लिए सब्जेक्टिव के हवाले से कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के हवाले से भी आपके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक जो है ये है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। और इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि इसका यूनिट है जूल अपॉन कूलम। ठीक, और यहाँ से मज़ीद इसके बारे में आप यहाँ से जान सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में आप कुछ यहाँ से निकाल के नॉलेज लिख दीजिए। अगर आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप थोड़ी यहाँ से इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए 4 से 5 पॉइंट, फिर आप इसके यूनिट की हेडिंग डालकर इसके बारे में कुछ लिख दें, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन एक प्रॉपर क्रिएट हो जाएगा। कैपेसिटर की आपको यहाँ पर डेफिनेशन गिवन है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और डेफिनेशन लिख लीजिए, कुछ इसके बारे में इसकी डायग्राम बना दीजिए, फर्दर मोर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, इसी के अंदर से 4-5 लाइनें ढूंढकर अच्छी सी इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखकर आप इसको एक प्रॉपर आंसर बनाकर दे सकते हैं। फिर यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर का क्या यूनिट होता है आप यहाँ से देख सकते हैं। When charge Q is transferred on one of the plates of a capacitor, the potential difference V between the plates also increase. In other words, the charge Q on the plate of capacitor is directly proportional to the electric potential difference V between them. That is, Q directly proportional to V, Q is equals to directly proportional हटा, और यहाँ पर आपके पास C आ गया V के साथ, वेयर C इज कॉन्स्टेंट। ठीक, तो इस तरह से आप मजीद यहाँ से देखकर लिख सकते हैं फेराड क्या यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज कॉल्ड फेराड। ये आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा जा सकता है, और आप चाहें तो इसके साथ इसके मजीद डिटेल के अंदर इस क्वेश्चन को कंप्लीट अप कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की तरफ बात की जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी यहाँ से आप डेफिनेशन देख लीजिए और इसके बारे में कुछ लिख दीजिए। EMF यहाँ से इसके बारे में कुछ इसके फार्मूला टाइप बनाकर लिखते हैं, और इसकी एक डेफिनेशन शॉर्ट सी क्रिएट कर लिख दें, तो आपके लिए यहाँ से आसानी हो जाएगी इसके अंदर मार्क्स गेन अप करने में। अगर आपको ये नहीं पता कि इसके बारे में क्या लिखना है, तो आपको ये वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह ज़रूर पता चलेगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी तरह के आएंगे। इलेक्ट्रिक सेल्स, देयर आर मैनी वेज ऑफ ऑब्टेनिंग इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक सेल इज़ वन ऑफ देम। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेकिंग सेल्स। इसके अंदर इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर आपको थोड़ी सेल्स के बारे में बताया गया है, और आप चाहें तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसकी 1-2 लाइन्स लिख सकते हैं। फिर आप मज़ीद अगर डिटेल में जाना चाहें तो इसके प्राइमरी सेल्स के बारे में गिवन है, वोल्टेइक सेल। फिर आगे चलें तो हमारे पास डैनियल सेल के बारे में, फिर लेक्लेंची सेल के बारे में, तो आप चाहें तो इन सब के बारे में भी पढ़ सकते हैं, और शॉर्ट इनकी मेन हेडिंग्स बनाकर, जैसे वर्किंग कंस्ट्रक्शन की हेडिंग होती है, इस तरह से बनाकर आप इसके बारे में लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए। अमूमन तौर पे ये ज़्यादा पूछा नहीं गया, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि पूछा जा सकता है, तो आप इसके बारे में कुछ शॉर्ट टॉपिक के हर टॉपिक के बारे में कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन जमा करके रखें, या फिर इनमें से मार्कआउट कर लें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी अगर ये आपके पास पेपर में आ जाए। तो अगर आप चाहें तो इसके साथ आप डायग्राम भी बना सकते हैं, और अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये आपके लिए मार्क्स गेन अप करने में एक अच्छा प्रोसीजर शामिल हो सकता है। फिर इलेक्ट्रिक करंट पर आ जाएं, तो इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंफॉर्मेशन मौजूद है, और आप चाहें तो इस पैराग्राफ को पढ़ लें, तो आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से आपका इस पैराग्राफ में से निकल कर एक कुछ अच्छा सा ऑब्जेक्टिव जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और साथ में आपके लिए यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस भी मौजूद हैं, तो इसको आपने इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक, फिर यूनिट ऑफ करंट यहाँ पर गिवन है, आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, थोड़ी सी नॉलेज के बारे में लिख दें। इलेक्ट्रिक करंट का आपके पास क्वेश्चन मौजूद हो अगर पेपर के अंदर, या फिर आपसे पूछा जाए, तो आपने थोड़ी सी इसकी मेन हेडिंग लिखकर इसके अंदर थोड़ा इसके डेटा यहाँ से निकाल कर देना है। फिर आपने यूनिट ऑफ करंट की हेडिंग डालकर यहाँ से कुछ इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बनाकर लिख देने हैं, तो आपका एक अच्छा सा आंसर फिर इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह आपने रेजिस्टेंस के अंदर आना है, और रेजिस्टेंस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आपने इसकी नॉलेज यहाँ से इकट्ठी करनी है इस पैराग्राफ में से, और इसको ऑब्जेक्टिव के हवाले से मार्कआउट करनी है चीज़ें, और इसमें से पूछी जा सकती हैं, तो आपका एक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन भी इसमें से क्रिएट हो जाएगी। और ये होगा कि अगर आपसे रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाए कि क्या है, तो आप आराम से बयान कर सकेंगे कि रेजिस्टेंस ये है, कि इसको हम आम अल्फाज में रुकावट भी कह सकते हैं। ये मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और ये रेजिस्टेंस है, इसकी फला डेफिनेशन है, तो आप इसमें से देखकर लिख सकते हैं कुछ पॉइंट्स। ठीक, फिर ओम्स लॉ के बारे में आ जाएं। ओम्स लॉ की मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं कि दरअसल ओम्स लॉ है क्या,
और स्टूडेंट्स लॉस को छोड़ देते हैं, इनको मुश्किल लगता है, तो लॉस को आपने नहीं छोड़ना, यही मार्क्स गेन अप होते हैं और यहीं से मार्क्स गेन किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या होगी। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the potential difference between the two ends of a conductor is directly proportional to the current passing through it, provided there is no change in physical state of the conductor। सिंपल आप ये लिख सकते हैं इसके बारे में, और फिर यहाँ से आप इसकी ये कुछ यहाँ से ये भी लिख सकते हैं, और मज़ीद यहाँ से आप चाहें तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया है आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों करेक्ट हैं, ठीक। तो आपका इस तरह से ओम्स लॉ का जो टॉपिक है ये भी कवर अप हो गया। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये इसके अंदर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए कि इसमें क्या दिया गया है और ये क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का, ये इंपॉर्टेंट है। आपने करना ये है इसके बारे में कुछ, इसको पहले आप सबसे पहले पूरा पढ़ें, फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं याद रखिए स्टूडेंट्स। किसी भी आंसर के अंदर उसके जो डेरिवेशन की तरह के आंसर होते हैं उनके अंदर उसके स्टार्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं, स्टार्टिंग की जो लाइन्स होती हैं वो एक अहम किरदार अदा करती हैं। उनका जो स्टार्टअप होता है वो एक अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करता है चेकर की नज़र में। और अगर आप इसकी कोई अच्छी लाइंस 3-4 देख लें या फिर 2-3 लिख लें, लाइंस लिख लें इसके स्टार्ट में डेरिवेशन की, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। साथ में आप फिर एक डायग्राम बना दें, फिर ये जो स्टेप्स हैं यहाँ पर इनको आप इसी तरह से एज इट इज़ नोट डाउन कर दें, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी अच्छे से मार्क्स गेन अप करने में। फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से इनकी 3-4 लाइनें लिख सकते हैं आप। फिर साथ ही डायग्राम बनाइए, ये 2 से यहाँ से ये सारे स्टेप्स आप इसमें से देखकर लिख लें। आप पैराग्राफ भले ना लिखें, लेकिन आप ये जो स्टेप्स यहाँ पर गिवन हैं इनको आप लाजमी लिख लीजिए, और स्टार्टिंग पॉइंट्स अगर आप चाहें तो एंडिंग पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, ठीक। फिर स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हैं, ये आपने लाजमी करनी है। इसी तरह से डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट के बारे में यहाँ पर कुछ गिवन है, और साथ में इसकी डायग्राम भी मौजूद है, आपने डायग्राम भी करनी है, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है, ये देख लीजिए, ये डेफिनेशन यहाँ पर मौजूद है। इसके बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा कीजिए यहीं से, और आप याद रखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर काफ़ी सारा इसके बारे में लिखा है, और अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं या फिर अप टू द पॉइंट जानना चाहते हैं तो आप समरी से हेल्प ले सकते हैं। मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ, तब तक पहले ये देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ। अब जूल्स ने भी आपको कुछ बताया है इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और उसने भी एक लॉ दिया था जो कि स्टूडेंट्स ये लॉ भी छोड़ देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये लॉ गिवन है और इसको किस तरह से लिखना है और इसके अंदर क्या स्टेटमेंट होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जूल्स लॉ ने दरअसल एक रिलेशन दिया था इलेक्ट्रिकल एंड हीट एनर्जी के दरमियान, और ये डिटरमाइन किया था जूल्स ने, और ये इसका जो ये क्राइटेरिया जो इसने डिटरमाइन जो चीज़ें की थी इनको हम कहते हैं जूल्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम मेन तौर पर ये कहते हैं। फिर उसकी जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। सिंपल आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से भी इसकी स्टेटमेंट क्रिएट कर कि इसने किया क्या था और इसके बारे में कुछ नॉलेज यहाँ से इकट्ठी कर लिख सकते हैं। और आप ये लाजमी स्टूडेंट्स लिखिएगा, ये स्टेप्स और ये आपने लाजमी लिखना है इसके साथ, तो इससे ये होगा कि आपका एक अच्छा सा आंसर क्रिएट हो जाएगा, सही। फिर हाउस सर्किट्स के ऊपर आ जाएं। हाउस सर्किट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सर्किट्स इन पैरेलल, स्विचेस एंड फ्यूज, स्टेयर केयर सर्किट, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, और इसके बारे में भी कुछ नॉलेज इसके अंदर यहाँ पर पैराग्राफ की सूरत में लिखी गई है। तो आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं और एक शॉर्ट आंसर अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, और चाहें तो डायग्राम बना लीजिए, नहीं बनानी तो आप नहीं बनाएं, लेकिन इसके बारे में कुछ नॉलेज रखें ताकि अगर आपके पास ये पेपर के अंदर आता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनल राय ये दूं कि आप इसको लाजमी कीजिए और इसकी शॉर्ट डेफिनेशंस कुछ क्रिएट कर लीजिए, या फिर इसके बारे में कुछ नॉलेज पॉइंट्स क्रिएट कर लीजिए, और साथ ही इसकी डायग्राम भी कर लीजिए। तो आपसे अगर ये पूछा गया पेपर के अंदर तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इसको आंसर देने में। फिर समरी का मैं आपको जैसे पहले बता रहा था शुरू के अंदर कि समरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से चीज़ों को देख लीजिए। तो इस चैप्टर के अंदर भी उसी तरह
पिछले चैप्टर्स की तरह डिटेल के अंदर समरी गिवन है और ये स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है समरी, मैं कहता हूँ, क्योंकि समरी के अंदर काफ़ी अच्छा लिखा होता है और आप चाहें तो उसके अंदर से देख कर लिख सकते हैं और इसके अंदर मज़ीद एडिशन ऐड ऑन करके आप एक प्रॉपर डेफिनेशन और एक प्रॉपर आंसर क्रिएट कर सकते हैं। अप टू द पॉइंट लिखा होता है। अब दरअसल इसकी ये ख़राबी है कि इसके अंदर थोड़ा शॉर्ट में लिखा होता है, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, यही लिख देते हैं और मार्क्स उनके कम आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर थोड़ी सी मज़ीद पीछे से पढ़कर चैप्टर से एडिशन कीजिए और एक अच्छा सा आंसर क्रिएट कीजिए। साथ ही फिल इन द ब्लैंक्स MCQs को, ये जो पीछे लिखे होते हैं चैप्टर के एंड में, इनको लाजमी देख लीजिए। और अगर आपको नहीं इसके आंसर मालूम हो रहे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके आंसर आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक नई अगली वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।